टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, फिर वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। कई बार हम खतरा कितना है इसका अंदाजा नहीं लगा पाते, तो कई बार लापरवाह हो जाते हैं और यही कारण बनता है न सिर्फ कोई स्वास्थ्य समस्या होने का, बल्कि स्वास्थ्य समस्या या रोग होने के बाद उसकी जटिलताएं बढ़ने का। हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है जिसे लेकर कई लोग अनभिज्ञ रहते हैं और पता तब चलता है न सिर्फ जब उनका जिगर प्रभावित हो जाता है, बल्कि कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। वायरल हेपेटाइटिस की जल्द पहचान इससे होने वाली जटिलताओं से बचाव कर सकती है, और यदि हम सतर्क रहें और ये जान लें कि किस तरह की समस्याएं वायरल हेपेटाइटिस की संभावना को बढ़ाती हैं, इसे जान लेने से वायरल हेपेटाइटिस के होने की संभावना को कम किया जा सकता है। कल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। आज विशेषज्ञ हमारे साथ हैं जिनसे हम विस्तार से समझेंगे कि वायरल हेपेटाइटिस कितना बड़ा खतरा है, किन कारकों से इसके होने की संभावना होती है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। आज के डिस्कशन में हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज and former president, National Academy of Medical Sciences, senior professor and head Department of Hepatology, honorary professor, Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research. He is a renowned gastroenterologist, hepatologist and pioneer in clinical innovations. He has helped 17 major treatment guidelines, including spearheading 5 major Asian Pacific treatment guidelines in liver diseases, which are widely quoted and practiced for the liver treatment. He is immensely contributed to the field of hepatitis B, hepatitis C and liver cancer. Dr. Sareen has been honored for his intense dedication, vision and work as a role model in the country. He has been bestowed with Padma Bhushan Award by Government of India. बहुत स्वागत है डॉक्टर शिव सरीन आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर साग्निक विश्वास, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली. He has fellowship in hepatology. His areas of interest are portal hypertension, complications of cirrhosis and hepatocellular carcinoma. He's been associated by INASL, ISG and internationally by APDW. He has been honored with 7 international and 5 international awards. बहुत स्वागत है डॉक्टर साग्निक विश्वास आपका। आज के डिस्कशन में विस्तार से बताने के लिए कि हेपेटाइटिस का क्या प्रभाव होता है बच्चों के स्वास्थ्य पर और कैसे किया जा सकता है उनका बचाव, हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सौम्या तिवारी, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज. She has nearly 20 years of clinical experience in the field of pediatrics. Her areas of interest are pediatric kidney disease, bladder bowel dysfunction, HIV infection, rational antimicrobial therapy, quality medical education and liver. बहुत स्वागत है डॉक्टर सौम्या तिवारी आपका। हेपेटाइटिस का जो विषय है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि न सिर्फ सतर्कता रखने से हेपेटाइटिस से बचाव किया जा सकता है, बल्कि यदि सही समय पर स्क्रीनिंग या टेस्टिंग के माध्यम से ये पता किया जा सके कि हेपेटाइटिस है, तो उसका इलाज और प्रबंधन भी बेहतर हो सकता है, जिससे इस रोग से होने वाली जटिलताओं को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। क्या कुछ और है हेपेटाइटिस के विषय में जानने के लिए, यह हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और समझ लेते हैं कि दरअसल ये अवस्था क्या होती है और क्यों उत्पन्न होती है। जिगर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। यदि जिगर में कोई बीमारी हो जाए तो इससे जिगर का कार्य प्रभावित होता है। जिगर में कई तरह की बीमारियां और संक्रमण प्रभावित कर सकते हैं। जिगर में होने वाला एक गंभीर रोग है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होने का प्रमुख कारण वायरस का संक्रमण होता है। ये वायरस कई प्रकार के होते हैं।
हेपेटाइटिस जिगर में जलन और संक्रमण करता है। इस रोग के कारण जिगर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस दूषित खाद्य पदार्थ और दूषित जल के माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं। इस प्रकार के हेपेटाइटिस के मामले गर्मियों और बरसात के मौसम में अधिक सामने आते हैं, क्योंकि इस मौसम में भोजन और जल के दूषित होने की संभावना अधिक रहती है। हेपेटाइटिस बी और सी क्रॉनिक अर्थात लंबे समय तक रहने वाले संक्रमण है। इनका कारण वायरस संक्रमित खून चढ़ाना, दूषित इंजेक्शन लगाना, सर्जरी से संबंधित अस्वच्छ उपकरणों का प्रयोग, संक्रमित सुई या संक्रमित उपकरणों के प्रयोग से ये हेपेटाइटिस के वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे संक्रमित कर देते हैं। हेपेटाइटिस होने पर व्यक्ति को पीलिया, बुखार, भूख न लगना, वजन में कमी, जी मिचलाना, उल्टी आना, कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द, पेशाब का रंग गहरा होना, ऐसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। रोग की गंभीरता बढ़ने पर पैरों में सूजन आ सकती है और पेट में तरल पदार्थ भी संचित हो सकता है। समय पर उपचार न होने से रोगी के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। आवश्यक है कि हेपेटाइटिस के प्रति सावधान रहे। हेपेटाइटिस के विषय में जागरूकता, जानकारी और सावधानी रखकर हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचाव संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किसी भी बीमारी को लेकर जागरूकता उससे बचाव की ओर पहला कदम होती है और इसी उद्देश्य से हर वर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का उद्देश्य है कि हेपेटाइटिस के विषय में जानकारी और जागरूकता को बढ़ाया जा सके और इसीलिए विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं आपको हेपेटाइटिस के विषय में विस्तार से जानकारी देने के लिए। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो 2 नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हेपेटाइटिस की समस्या कितनी बड़ी है। डॉक्टर शिव सरीन, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कहता है कि हर दिन लगभग 6000 लोग नए ऐसे हैं जो इस संक्रमण से प्रभावित होते हैं। 6000 लोग दुनिया भर का ये आंकड़ा है और लगभग 30 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के साथ जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है। और वहीं ये बताया जाता है कि 13 लाख लोगों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से हुई है वर्ष 2022 में। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, स्थिति क्या है और क्यों आवश्यक आप मानते हैं कि हर व्यक्ति को हेपेटाइटिस के विषय में जागरूक भी होना चाहिए और जानकारी भी रखनी चाहिए? धन्यवाद किरण, और सबको हेपेटाइटिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के लिए एक बार फिर बधाई और इस कमिटमेंट के लिए डीडी न्यूज़ का और गवर्नमेंट का और हम सब डॉक्टर्स का बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी वीडियोस आपने दिखाई, बहुत एजुकेटिव थी। आपके सवाल के जवाब से पहले मैं सिंपल भाषा में कि हेपेटाइटिस क्या होता है, जी। जैसे हर एक को मालूम है अपेंडिसाइटिस क्या होता है कि भाई अपेंडिक्स में सोजिश हो गई, या गले में हो तो टॉन्सिलाइटिस हो गई। तो उसी तरीके से अगर लिवर में सोजिश है तो आइटिस लग जाता है, मतलब हेपेटाइटिस। हिपार मतलब लिवर, आइटिस मतलब लिवर की सोजिश। और इसके 3 कॉमन कारण हैं। एक, शराब, सबको पता है। दूसरा, मोटापा, वो भी थोड़ा थोड़ा पता हो गया। तीसरा, वायरस। अब वायरस तो दिखता ही नहीं है, तो कैसे उसका पता लगे? उसके लिए अगर आप थोड़ा सा आज 1 घंटा ध्यान दें तो शायद मदद मिले। और अगर वायरस हैं, ये 5 तरह के वायरस होते हैं। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो हेपेटाइटिस ए छोटी उंगली, मतलब बच्चों के अंदर है। हेपेटाइटिस बी खून से आता है। हेपेटाइटिस सी ये खून से आता है, तो बी और सी खून वाले वायरस हो गए। डी इनके साथ ही होता है। और ई वायरस जो है, अगर मेरा अंगूठा देख रहे हैं तो ये है हेपेटाइटिस ई, ये भी भोजन से और पानी से। तो हेपेटाइटिस ए और ई
ये दोनों जो हैं, ए और ई दोनों जो हैं, एक तरह से भोजन और पानी के द्वारा हैं। जी। और बी, सी और डी खून के द्वारा एक से दूसरे में जाते हैं। तो ये ध्यान रखें। और हेपेटाइटिस ए भारत में हर बच्चे को हो सकता है, जनरली 60% में तो हो ही जाता है। और हेपेटाइटिस बी लगभग भारत में 1 से 3% लोगों में है। जब आप पॉपुलेशन देखें, जैसा आपने पूछा, तो लगभग 3 करोड़ लोगों में भारत में हेपेटाइटिस बी आज भी है। पर क्या उन्हें पता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हेपेटाइटिस सी करीब 5.5 मिलियन लोगों में हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है। तो चूंकि ये ब्लड से, बॉडी के सिक्रीशन से एक से दूसरे में जाते हैं, तो ये रोके जा सकते हैं। और इसको याद रखिएगा, बी, सी और डी, इन ए वे डी हमेशा बी के साथ ही होता है। तो अगर आप हेपेटाइटिस की ए, बी, सी, डी, ई जान लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, अपने आप को बचा सकेंगे। और ये वायरसेस जो खून से आते हैं, बॉडी के सिक्रीशन से एक से दूसरे में जाते हैं, जैसे हस्बैंड से वाइफ में, जी। माँ से बच्चे में, ये जाएंगे। तो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है और लोगों के अंदर इसके लिए डर है और दूसरा जानकारी का अभाव है। तो बहुत धन्यवाद ये शुरुआत के लिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी की भागीदारी से ही इस जंग को जीता जा सकता है। हमारे सभी विशेषज्ञों का बहुत धन्यवाद आज के इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। डॉक्टर सौम्या तिवारी, एक बड़ा फैक्टर जो है हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस बी और सी की जब बात कर रहे हैं कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है, कितना महत्वपूर्ण है कि माताओं को ये जानकारी हो, क्योंकि जैसा डॉक्टर सरीन ने कहा कि अनभिज्ञता या जानकारी का अभाव संक्रमण को बहुत गुना ज़्यादा फैला सकता है, क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो इन वायरसेस से संक्रमित है या नहीं। कितनी आवश्यकता है जानकारी की और ये सतर्कता बरतने की कि क्या हम वायरस से, हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमित हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किरण। एक चीज़ जो आपने पूछी, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो मोस्टली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ होती हैं, जो लोग अपने एंटीनेटल विजिट्स के लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं और डिलीवरीज़ वहाँ प्लान करते हैं, उनकी टेस्टिंग हेपेटाइटिस बी, सी के लिए टेस्टिंग हो जाती है। सो मोस्टली हम जैसे डॉक्टर सरीन ने हेपेटाइटिस ए टू ई बताए, तो हम बच्चों की बात करें तो ए और ई तो फूडबॉर्न हो गए। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं बी और सी पर। तो ये दोनों ही टेस्ट होते हैं। तो मदर को जब एंटीनेटल विजिट के लिए बुलाया जाता है तो ये टेस्टिंग होती है ऑटोमेटिकली। अगर मदर पॉजिटिव होती है तो वायरल लोड्स वगैरह चेक किए जाते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो एंटीनेटल पीरियड में भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है और डिलीवरी के बाद, चूँकि ट्रांसमिशन एंटीनेटल पीरियड में हो सकता है, डिलीवरी के दौरान हो सकता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और बाद में भी हो सकता है। सो मोस्टली जो हम फोकस करते हैं वो एंटीनेटल ट्रांसमिशन और एट बर्थ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो एक तो मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है जस्ट इन केस मदर के वायरल लोड्स बहुत हाई हैं। कुछ और भी मतलब कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिनमें मदर को ट्रीट करते हैं। फॉर ऑल अदर कॉजेज, फॉर ऑल अदर केसेस, हम बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिफोर फर्स्ट, मतलब एज सुन एज पॉसिबल विद इन फर्स्ट 12 आवर्स, हम बच्चे को वैक्सीनेट करते हैं, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं और वैक्सीन देते हैं जी। तो इस तरह से हम बच्चे में ट्रांसमिशन प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं जी। सो मदर टू चाइल्ड हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए, सी के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, बट अगर हमें पता है कि मदर पॉजिटिव हैं और मदर को ट्रीट किया जा सकता है तो बच्चे में प्रिवेंशन किया जा सकता है जी। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम सभी सतर्क रहें कि हेपेटाइटिस यानी वायरल हेपेटाइटिस का संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और इसके कुछ रूप ऐसे हैं जो जीवन भर चल सकते हैं और काफ़ी जटिलताएं उनमें होती हैं। इसलिए आप इस वायरस से संक्रमित हैं या नहीं, इसका पता करना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर सागनिक, हमने ये समझ लिया कि 2 तरह के हेपेटाइटिस मुख्य तौर पर हैं, एक वो जो पानी और खाने से फैलते हैं और दूसरे वो जो शरीर के द्रवों या बॉडी फ्लूइड से एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकते हैं। सीवियरिटी की बात की जाए तो दोनों तरह के हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस में क्या फ़र्क है, प्रेजेंटेशन हो या गंभीरता हो या इससे होने वाली जटिलताएं हो?
राइट तो जैसे कि सर ने बोला कि हेपेटाइटिस मेनली दो काइंड्स के होते हैं। एक होता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ये यूजुअली हम हेपेटाइटिस ए और ई के साथ देखते हैं, और हेपेटाइटिस बी भी एक्यूट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि हेपेटाइटिस सी बहुत कम, मेजॉरिटी केसेस में हेपेटाइटिस सी एक क्रॉनिक इन्फेक्शन, मतलब बहुत दिन रहता है। और हेपेटाइटिस सी के साथ जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ट्रीटमेंट में ये है कि बहुत लंबे टाइम से इसका कोई साइन या सिम्टम नहीं होता, तो मरीज़ को पता नहीं चलता। कुछ पेशेंट्स को ऑपरेशन से पहले स्क्रीनिंग के टाइम पता लगता है, या जब वो सिम्टम्स आ गए हैं, लिवर में बीमारी हो चुकी है, उस वक्त जाके हेपेटाइटिस सी का पता लगता है। मेनली एक्यूट हेपेटाइटिस जो हम लोग वार्ड्स में देखते हैं, दैट इज़ हेपेटाइटिस ए एंड ई, वो ज़्यादातर लिवर फेलियर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यू गेट, मतलब दैट इज़ द मोस्ट सिवियर फॉर्म, कि पेशेंट को जॉन्डिस हो गया, बेहोशी आ सकती है, शरीर से खून बहने का या ब्लीडिंग का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो सकता है, एंड दैट इज़ अ वेरी सिवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेपेटाइटिस ए एंड बी दोनों ही प्रिवेंटेबल है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी रूटीनली अवेलेबल है, और अगर हम बहुत सिंपल हैबिट्स ठीक करें, जैसे क्लीन वाटर ड्रिंकिंग, हैंड हाइजीन, ये सबसे इजीली प्रिवेंटेबल भी है। जी, और क्या तरीके हो सकते हैं इस तरह के हेपेटाइटिस से बचाव के, वो उस पर भी विस्तार से होगी बात। लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ उत्तराखंड से, बलवंत सिंह जी हैं फोन लाइन पर। बलवंत जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मैं डॉक्टर सौम्या से ये पूछना चाहता हूँ, हेपेटाइटिस बी और सी में बुजुर्गों को या बच्चों को ज्यादा परेशानी किसको हो सकती है? दोनों में से कौन सी परसेंटेज ज्यादा हो सकती है बच्चों में? जी जी मैम। जी डॉक्टर सौम्या। सो हेपेटाइटिस बी ज़्यादा कॉमन है। अगर हम बच्चों की बात करें, अगर हम पेरीनेटल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, बहुत तरह के तरीके होते हैं बच्चे तक हेपेटाइटिस बी और सी पहुंचने के। तो जो हम कॉमन मोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, माँ से बच्चे में ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस बी कॉमनर है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि फर्स्ट 5 इयर्स में क्लियर भी हो जाता है, स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस भी होती है अप टू 20 to 40% केसेस में। और जिनमें वैक्सीनेशन हो चुका है, जिनमें एट बर्थ मिल चुका है, उनमें हेपेटाइटिस बी ज़्यादा क्लियर होने का चांस है कि क्लियर हो गया और बच्चा एसिम्प्टोमेटिक रहा। अब दूसरे मोड्स की बात अगर हम करें, माँ से बच्चे में गया, एक तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला, या बच्चा अडोलेसेंट है या आईवी ड्रग यूज़ कर रहा है, उस केस में HIV के साथ साथ इनका को ट्रांसमिशन भी होता है। तो वो केसेस थोड़े से कम हुए हैं हमारे पास। स्पेशली जो HIV इन्फेक्टेड बच्चे होते हैं, उनमें हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करते हैं, उनको हम स्क्रीन करने की और ट्रीट करने की बात करते हैं। पर अगर हम जनरल पॉपुलेशन में देखें तो मैं कहूँगी हेपेटाइटिस ए और ई हमारे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है बी और सी के कंपैरिजन में। जी डॉक्टर शिव सरीन, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। शोभना का ईमेल है, वो ये जानना चाह रही हैं कि हेपेटाइटिस बी या सी के लिए जांच कब करवानी चाहिए, यानी अगर व्यक्ति को लगता है कि उसका किसी तरह का एक्सपोजर हुआ है, कितने समय में ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे व्यक्ति मान लीजिए हाई रिस्क बिहेवियर में गया या किसी तरह से वायरस का एक्सपोजर हुआ, वो जो रोग है, एक तो जांच से पता चला कि रोग हो गया है, उसमें कितना समय लगेगा, और दूसरा लक्षण आने में कितना टाइम लगता है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कौन कराए और कब कराए? तो जिनके परिवार में किसी एक को हेपेटाइटिस बी है, उनके परिवार वालों को लगभग 5 गुना ज़्यादा खतरा है कि उनको भी हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो सकता है, क्योंकि ये माँ से बच्चे को जाता है। भारत में ब्लड टेस्टिंग बहुत अच्छी हो गई है, तो जो भी हेपेटाइटिस बी हम जनरली देखते हैं वो मदर बेबी ट्रांसमिशन ही है। 90% के करीब मदर बेबी तो जैसे मुझे है तो भाई को भी होगा, बहन को भी हो सकता है, क्योंकि माँ से विरासत में नाक, कान, गला सब सुंदर जैसा भी है मिलता है, तो वायरस भी मिलता है। तो अगर आदमी की उम्र 35 साल है तो वायरस की उम्र भी 35 साल है। तो जब पहली बार पता लगता है तो वो शॉक में चला जाता है, एकदम नहीं मुझे नहीं हो सकता। पर वो होता इसीलिए है कि वो माँ से आया है, पर साइलेंट रहता है। तो कब टेस्ट कराएं, ये सेकंड पार्ट है। कौन टेस्ट कराए? सारे परिवार वाले जिनके घर में किसी को हेपेटाइटिस बी है, या एक्चुअली आई विल से लिवर की बीमारी है, वो सब हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराए। दूसरा,
जब भी आप लाइफ में चाहें एक बार ज़रूर टेस्ट करा लें, कोई भी रूटीन इंश्योरेंस का या जॉब के लिए टेस्ट कराएं, हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराएं और बी का टीका लगा लें। हमेशा बचे रहना, वी विल कम टू इट। थर्ड, कब कराएं? जैसे डॉक्टर सौम्या ने कहा, हर गर्भवती महिला के लिए मस्ट है, ये नेशनल प्रोग्राम है और आपकी जिम्मेदारी है, हर माता की जिम्मेदारी है कि बच्चे को वायरस ना दे। अगर उन्हें है तो उसका इलाज करें और डरें नहीं और बच्चे को बचाएं कि उसका पैदा होते ही वैक्सीन लग जाए। दूसरा ग्रुप है जिन्हें बार बार खून चढ़ता है, जैसे डायलिसिस के पेशेंट्स हैं या थैलेसीमिया हैं, हीमोफीलिया वाले हैं, या जिनको इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं जैसे डायबिटीज़ वाले। कई बार HIV वाले जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स हैं उनके अंदर भी ये वायरस बहुत हो जाता है। जी। तो मेरा ख्याल है किसको कराना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली कॉन्टैक्ट्स। राइट। डॉक्टर साग्निक, जब बात आती है हेपेटाइटिस ए और ई की, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, वाटर कंटामिनेशन की संभावना अधिक रहती है, कौन से मोड्स या मीडियम्स हो सकते हैं जिससे ये वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है? कहाँ कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता होती है? तो मोस्ट कॉमनली ये फूड बॉर्न वायरस है, फूड एंड वाटर बॉर्न, तो मतलब खाना और पानी से। और बेसिकली ये कुछ भी खाना हो सकता है। आप मान लीजिए इस सीज़न में आप बाहर से खाना खा रहे हैं, जो खाना बना रहा है वो हाथ साफ़ कर रहा है नहीं, ये वो कौन सा टाइप ऑफ वाटर इस्तेमाल कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इट इज़ एसेंशियल कि आप जहाँ से खाना खाएं वो एक रिलायबल सोर्स हो, और आप जो भी संस्थान में काम कर रहे हैं वहाँ के जो फूड प्रैक्टिसेस हैं वो भी करेक्टली एनफोर्स्ड हो, कि हर खाना खाने के बाद हैंड वॉश किया जाए या खाना परोसने के टाइम एटलीस्ट ग्लव्स पहना जाए। सिमिलरली आप जिस सोर्स से पानी पी रहे हैं वो सोर्स, कुछ लोग RO या फिल्टर का भी पानी पीते हैं घर पे, तो यू हैव टू इंश्योर कि वो साफ़ किया जा रहा है रेगुलरली, उसका मेंटेनेंस रेगुलर है। जहाँ से आपका वाटर स्टोरेज सोर्स है कहीं वहाँ पे कंटामिनेशन ना हो। इट्स अ वेरी सिंपल, बट बहुत टाइम्स ये लाइफ में ओवरलुक हो जाता है। वी डोंट गिव एनफ अटेंशन टू इट, एंड दैट इज़ द मोस्ट ईजी वे ऑफ प्रिवेंटिंग इट। हाथ धोना, बर्तन साफ रखना, खाने से पहले हाथ धोना, खाना परोसने से पहले हाथ धोना, छोटी छोटी बातें हैं और अक्सर जीवन में जो छोटी बातें होती हैं या तो हम उस पर ध्यान नहीं देते या हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये छोटी छोटी बातें ही आपको हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचा सकती हैं और आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। आज हम हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज़। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, she's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हेपेटाइटिस रोग के विषय में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। फिलहाल फोन लाइन पर एक कॉलर हैं, पंजाब से सरोज शर्मा जी हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। सरोज जी, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? सरोज जी, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो तो सवाल पूछें।
लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। बहुत सारे ऐसे धारणाएं होती हैं कई बार जो जीवन में न सिर्फ बीमारी का पता लगाने के लिए यानी समस्या की पहचान में अवरोध बनती हैं, बल्कि अगर समस्या का पता चल भी जाए तो उन धारणाओं की वजह से उसका प्रबंधन कैसे करना है या सही रास्ता कैसा होना चाहिए वो हम पता नहीं कर पाते। कुछ ऐसी ही सोच के बारे में बात करते हैं और विशेषज्ञों से जान लेते हैं कि इनमें सच्चाई कितनी है। पहली बात, डॉक्टर शिव सरीन आपसे जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस का एक टीका सभी प्रकार से के जो हेपेटाइटिस हैं वायरस उनसे सुरक्षा प्रदान करता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, बहुत साल पहले मुझसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर हेपेटाइटिस का टीका लगाएं तो फिर मैं अल्कोहल पी सकता हूं? मतलब एक उनका बहुत वैलिड सवाल था कि हेपेटाइटिस का एक वैक्सीन लगवा लिया तो सारी लिवर की बीमारियों से बच गया। ऐसा नहीं, साधारण 2 हेपेटाइटिस के टीके काम के हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका एक बार लगवाएंगे तो लाइफ लॉन्ग 3 लगाने पड़ेंगे, बच्चों में 4, बच्चों में पैदा होते ही, फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14, डॉक्टर सौम्या बताएंगी जी। और बड़ों में हेपेटाइटिस बी का टीका 3 बार, 0, 1 एंड 6 मंथ्स, लाइफ लॉन्ग जनरली बचे रहेंगे। और हेपेटाइटिस ए का टीका हाई रिस्क बच्चों में ज़रूर लगवाना चाहिए क्योंकि अब कम हो गया है। हेपेटाइटिस ए पे एक बात और बताऊं कि अगर आपके भाई या बहन छोटे बच्चों में एक जने को है तो दूसरे को होगा। हेपेटाइटिस ए जनरली इंट्राफैमिलियल है, मतलब परिवार में ज़्यादा फैलता है। और हेपेटाइटिस ई दूषित पानी जैसे ड्रेन वाटर है या सीवेज वाटर है उसके कारण है। पुराने ज़माने में घर में जब किचन रसोई होती थी तो आप उसके अंदर चप्पल पहन के नहीं, बाहर कपड़े आपको जूते उतारने पड़ते थे, हाथ धोने पड़ते थे। क्यों भूल गए हम लोग? वही तरीका आज भी करें, घर में खाने की जगह, बैठने की जगह और जो खाना बनाएं वो सारी चीज़ें अगर हम वापस से इस्तेमाल में लाएं तो ये हेपेटाइटिस और बाकी सारे संक्रमण वाले रोग बहुत कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर सागनिक, एक और जो धारणा है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मान लीजिए कोई हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति है, यदि वो टीकाकरण करवाता है संक्रमित होने के बाद तो वो ये संक्रमण दूसरे लोगों में ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, यानी संक्रमण फैलेगा नहीं। क्या एक बार हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होने के बाद टीकाकरण करवाना चाहिए? नहीं, तो अभी के जो गाइडलाइंस है उसमें हेपेटाइटिस बी हो जाने के बाद टीकाकरण करने का कोई इंडिकेशन नहीं है, इससे कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता। कुछ सिचुएशंस में जब पेशेंट खुद अपने आप से इन्फेक्शन क्लियर कर देता है और उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं बनते, उन सिचुएशंस में हम फिर भी सोच सकते हैं कि वैक्सीनेशन करवाएं। बट इन जनरल जिनको हेपेटाइटिस बी है और जो ट्रीटमेंट पे हैं उनसे एक और पर्सन को हेपेटाइटिस बी होना तो मुश्किल है। ये हम असेस कर सकते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट हैं जिससे हमें पता लगता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हेपेटाइटिस बी ब्लड या नीडल प्रिक एक्सेट्रा से स्प्रेड हो सकता है या नहीं। और जब पेशेंट्स ट्रीटमेंट पे हैं, अभी जो दवाइयाँ हैं वो बहुत अच्छे हैं, हेपेटाइटिस बी का जो डीएनए है जो हम ब्लड में टेस्ट करते हैं उसको बहुत कम कर देते हैं, तो उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस और भी कम हो जाता है जी। पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग सोचते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई हेपेटाइटिस भी, आप उनको आइसोलेट कर देना चाहिए या उनके आसपास आप जाओगे, बात करोगे, कुछ करोगे तो उनसे हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ये अभी भी हमारे सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है और वी वुड लाइक टू एनफोर्स कि ये नहीं होता है ऐसा, है ना। जैसे 10 और इंसान हैं आपके सराउंडिंग्स में, वैसे ही वो भी एक इंसान है, उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो ये सब उनके साथ इंटरैक्ट करने से हेपेटाइटिस बी नहीं होता जी। और ये हिचकिचाहट, ये डर तभी दूर हो सकता है जब हेपेटाइटिस के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, जानकारी ली जाए। डॉक्टर सौम्या, बहुत से लोग ये मानते हैं क्योंकि जब बच्चे को कोई बीमारी आती है तो उसका पूरा जिम्मा सिर्फ माँ पर ही होता है। हेपेटाइटिस के संक्रमण की बात की जाए तो बहुत से लोगों का मानना है कि हेपेटाइटिस का संक्रमण चाहे किसी भी तरह का हो, सिर्फ माँ से ही बच्चे में जा सकता है, कोई अन्य तरीका नहीं होता। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। कुछ तरीके हैं जो माँ से बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं, उसमें भी बचाव संभव है, उसमें भी हम इलाज कर सकते हैं और ट्रांसमिशन बचा सकते हैं। ज़्यादा कॉमन जो हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ज़्यादा कॉमन जो हमारे देश में है, स्पेशली इस रीजन में, वो हेपेटाइटिस ए और ई है, क्योंकि वो फूड एंड वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं। और
बचाव के लिए मेरे पास अक्सर मरीज़ आते हैं, बच्चे आते हैं जो थोड़े से बड़े बच्चे, 6 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं, वो अपने आप बाहर जाके खा रहे होते हैं और फैमिली बस उन्हें पैसे दे देती है, तो वो स्कूल में जा रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं। तो अगर वो कुछ भी खा रहे हैं जो कि वॉश्ड नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स से लिया हुआ है और साफ़ सुथरा नहीं है, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, हाथ धोना, वो भी ऑब्वियसली अगर आप सड़क पे लेके कुछ खा रहे हैं तो आप हाथ नहीं धोएंगे उसके पहले। तो ये चीज़ें हैं जो केवल माँ तो नहीं रोक सकती, सबको डिसिप्लिन करना होगा। अगर पूरी फैमिली एक जैसे ही मतलब जो प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करते हैं, सारी फैमिली एक साथ बैठ के खाती है, सफाई हाइजीन मेंटेन करती है और बाहर की चीज़ें अवॉइड करती है, तो ये इन्फेक्शन इस संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। जी, और न सिर्फ बच्चे, इस मौसम में बड़ों को भी बहुत तरह तरह के व्यंजन बाहर से खाना बहुत पसंद आता है, चाहे चाट हो, गोलगप्पे और न जाने क्या क्या। तो अगर आप किसी भी तरह का कुछ खाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि उसको घर पे बना सकते हैं, क्योंकि घर पे आपको पता होता है कि जो आप खा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है और हाइजीन या साफ सफाई का कितना ख्याल रखा गया है। डॉक्टर शिव सरीन, हरीश जी का एक ईमेल है, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने हेपेटाइटिस बी का टीका लिया था अब से 20 वर्ष पहले। सवाल उनका ये है कि क्या आगे के समय के लिए प्रोटेक्शन या सेफ्टी के लिए डोज रिपीट करनी चाहिए? 20 वर्ष पहले इन्होंने वैक्सीनेशन करवाई थी। आप बहुत भाग्यशाली हैं और समझदार हैं। बधाई आपको कि आपने 20 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया। दिल्ली की अभी हमने एक बहुत बड़ा सर्वे 2025 में पब्लिश किया कि पूरे दिल्ली में 4.4% लोग सिर्फ जिन्होंने हेपेटाइटिस बी के 3 टीके लिए हैं एडल्ट्स में, मतलब 95% दिल्ली वालों ने हेपेटाइटिस बी का टीका ही नहीं लिया। वो सोचते हैं कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है। आपने लिया है किरण जी? जी डॉक्टर सरीन, मैंने बिल्कुल लिया है और मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दें। मान लीजिए कि कोई वयस्क है, उसने अभी तक ये वैक्सीनेशन नहीं ली है, तो कब शुरू कर सकता है और कितनी बार उसे लेनी होगी? हेपेटाइटिस बी का टीका हर एक के लिए है, पैदा होने वाले बच्चे से एल्डरली के लिए सेफ टीका है। और अगर आपने 3 टीके अच्छे से ले लिए, मतलब 500 रुपये अपने पे लगा लिए आपने, तो क्या आप ज़िंदगी भर बचना नहीं चाहेंगे? और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि सपोज़ करिए रोड साइड कभी एक्सीडेंट हो जाए या कभी खून चढ़ाना पड़े या एंजियोग्राफी या प्रोस्टेट गायनी का कोई सर्जरी हो, यू नेवर नो, तो आपको हेपेटाइटिस बी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पता नहीं हो, विंडो पीरियड में आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहला याद रखिए, वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन इफेक्टिव है हेपेटाइटिस बी की, आप प्रोटेक्ट होंगे और 3 टीके लाइफ में लेते रहें। आपका सवाल था कि 20 साल पहले लगाया, मेरे विचार से ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा। पर हाँ, सारे व्यूअर्स के लिए मैं एक बात बताऊंगा कि वैक्सीनेशन इज़ नॉट इक्वल टू इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जैसे आपको याद है, कोविड बी का टीका तो लग गया पर एंटीबॉडी नहीं बनी, उसको कोविड हो गया। उसी तरीके से हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति बचा रहे। कौन कौन नहीं बच पाएगा? जैसे जिनको डायबिटीज़ है, मोटापा है, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, 40 से अधिक की उम्र है, या जिनके परिवार में किसी को, जैसे डॉक्टर विश्वास ने कहा, अगर आप हेपेटाइटिस बी से पहले से इन्फेक्टेड हैं या उसका कोई लक्षण आप में आ गया वायरस का, तो आपको कैसे वैक्सीन मदद करेगी? तो इन सारे, तो ये टोटल 100 में से लगभग 7-8% डॉक्टर्स में ज़्यादा होता है। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उन लोगों को लगता हम तो भाई वी आर गॉड्स, हमारे को तो हो ही नहीं सकती है। हमने एक सर्वे किया 2007 में पब्लिश किया, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली के 4 मेजर हॉस्पिटल्स में सिर्फ 1/3 डॉक्टर्स वर टोटली इम्यूनाइज, मतलब वैक्सीन लगवाकर उनमें एंटीबॉडी बनी रही, पर बाकी 2/3 ने या तो 1 डोज लगाई या 2 डोज लगाई, या उनका लेवल एंटीबॉडी का इतना घट गया कि वो वल्नरेबल हो गए। तो इसलिए सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, लाखों करोड़ डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस और सारे लोग 100% इम्यूनाइज हो। लिख के रखें, मैं हेपेटाइटिस बी से इम्यूनाइज्ड, नॉट वैक्सीनेटेड, और एंटीबॉडी का लेवल 10 से ऊपर हो, तो भाई हाँ, मैं और लोगों को फैलाऊंगा नहीं, औरों से बचूंगा और औरों को बचाऊंगा। और दूसरा, हर व्यक्ति
छोटा बच्चा हो, एडोलिसेंट का अलग प्रोग्राम है, बच्चों का अलग प्रोग्राम है, कॉलेज स्कूल का अलग है। ज़रूर 3 टीके लगाएं और गर्व से कहें आई एम इम्यूनाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सौम्या, इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। दीपिका जी का एक सवाल है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए बच्चे को पहला टीका लगाया गया बर्थ के बाद, लेकिन उसके बाद उसकी डोज मिस हो जाती है, तो क्या इसको लिया जा सकता है? और दूसरा प्रश्न का ये है कि जब वैक्सीनेट कराया जाता है बच्चे को, अगर उसे बुखार आए तभी ये माना जाए कि टीका काम कर रहा है, क्या कहना चाहेंगी? तो पहला सवाल ये था कि एक ही डोज लगी और बाकी मिस हो गई हैं, तो बाकी का वैक्सीनेशन आप कंप्लीट करा सकते हैं। तो जिस भी एज पे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि टीके अधूरे रह गए हैं, बच्चा उसी वक्त बच्चे को उसी एज पे ले जाएं और डॉक्टर से मिलें, वो आपको बता देंगे और कितने टीके लगाने हैं और कैसे लगाना है। दूसरा सवाल था कि फीवर क्या इसका सरोगेट, इसका पैरामीटर है कि वो हाँ, तो इफ़ेक्टिवनेस फीवर से नहीं नापी जा सकती। फीवर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के बाद मोस्टली नहीं भी आता है। कुछ वैक्सीन्स होते हैं जैसे डीपीटी है, उनमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो फीवर करते हैं, तो बट उससे भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि फीवर नहीं आया तो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगा जी। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। राइट। डॉक्टर सागनिक, किसी को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है, दोनों ही तरह के हेपेटाइटिस की बात कर लेते हैं, एक जो फूड एंड वाटरबोर्न है और दूसरा जो बॉडी फ्लूइड से होता है। संक्रमण जब किसी व्यक्ति को होता है, कितने समय में और कौन से लक्षण प्रारंभिक अवस्था में या जब नोटिसेबल हो आना शुरू होंगे? मेजॉरिटी केसेस में जब आपको एक्यूट हेपेटाइटिस होता है तो उस टाइम पे जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी वेग से होते हैं। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि पेट के राइट साइड पे ऊपरी हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा है, उल्टी होने का मन हो रहा है, खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, घर पे वीक लग रहा है, लेथार्जी लग रहा है। वक्त के साथ अगर बीमारी बढ़ती है उसमें जॉन्डिस आ सकता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, बेहोशी आना, खून पतला होना, और लिवर फेलियर जब उस स्टेज में चली जाती है कि पेशेंट बेहोश हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इन्फेक्शंस, किडनी फेलियर एट्सेट्रा। बट वो बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप है। ज़्यादातर हमारे जो पेशेंट्स हैं एक एक्यूट हेपेटाइटिस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। और जब हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी में जब हम देखते हैं ज़्यादातर बचपन में उनको एक बार या 2 बार जॉन्डिस का हिस्ट्री रहता है, जो कि शायद अपने आप ही ठीक हो गया होगा, उन्होंने लोकल डॉक्टर को दिखाया होगा, कुछ दवाइयाँ फ्लूइड्स मिले होंगे जिससे ठीक हो गया, और उसके बाद नेचुरली उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा कि चलो हो गया, छोटी बीमारी थी। बाद में जाके हम देखते हैं कि नहीं, उनका लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए रहते हैं। अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देखें तो उनके लिवर में घाव बन सकते हैं, नोड्यूल्स बन सकते हैं, और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास डायरेक्टली आते हैं बहुत एडवांस स्टेज में, लिवर कैंसर के साथ भी आ सकते हैं, हेपेटाइटिस बी और पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस सी में, जो कि बहुत लंबा टाइम बिना कोई सिम्टम्स के भी शरीर में रह सकता है। जी। डॉक्टर शिव सरीन, आपके लिए 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है आलोक सिंह जी का, इनकी एज है 70 ईयर्स, लखनऊ से ये लिख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जब भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फैटी लिवर आता है, कंट्रोल डायबिटीज़ है इनको, HbA1c इन्होंने करवाया है 15 दिन पहले, 6.9 था। जो आपने बात कही कि दूसरी कई अन्य वजह हो सकती है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस का खतरा होता है, अगर ये कंडीशन है, डॉक्टर ने किसी तरह की कोई मेडिसिन एडवाइस नहीं की है, क्या फैटी लिवर के साथ हेपेटाइटिस होने की संभावना हो सकती है? जी हाँ, 3 कारण मैंने बताए थे, शराब, मोटापा या फैट और वायरस। अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटापे की या फैटी लिवर की और उससे हेपेटाइटिस जो है उसकी ज़्यादा परेशानियां हैं। और आप जैसे डायबिटिक हैं, 70 वर्ष के हैं, तो आपको ज़रूर लिवर के चेक कराने चाहिए। जैसे फैटी लिवर आपको पता लगा, घबराएं नहीं, पर हाँ वज़न जो है अपना थोड़ा आइडियल वज़न है, हाइट में से 100 घटा के उसमें से 2-3 किलो और छोड़ दें तो लिवर से और बाकी बॉडी से फैट निकल जाएगी। लिवर के एंजाइम्स होते हैं SGOT, SGPT, वो करा लें। और हाँ, अगर डायबिटिक हैं तो मैं कहूँगा अल्ट्रासाउंड और पॉसिबल हो तो इलास्टोग्राफी, फाइब्रोस्कैन करा लें, देखें कि लिवर में हार्डनेस तो नहीं है। 40 साल के हर डायबिटिक, 40 से ऊपर के हर डायबिटिक को हो सकता है लिवर में ग्रेड 1, ग्रेड 2 का फाइब्रोसिस हो, क्योंकि डायबिटीज़ एक लिवर की बीमारी है, आती बाद के अंदर है। और आपको अगर दवाई की ज़रूरत हो तो ज़रूर स्पेशलिस्ट से दवाई लें, पर मेरे विचार से आप इतने बुजुर्ग तजुर्बे वाले हैं, अपना ध्यान खुद रखें, भोजन के अंदर शुगर और फैट
जैसा हमारे पीएम साहब ने भी कहा वो घटाएं और देखें कि आप साल भर में 6 महीने में बेटर होते हैं कि नहीं। जी एक और सवाल भी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक कॉलर हैं, के लाल जी हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। मिस्टर लाल, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ, एट प्रेजेंट मेरी एज 78 की है और मैंने 40 इयर्स बैक किसी को ब्लड डोनेट किया था, तो उसके अंदर पहले मैंने टेस्ट नहीं कराया था, उसके मालूम पड़ा कि मेरा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव आया था। तो मैंने सब बच्चों को इंजेक्शन लगवा दिए थे। तो अभी 10 साल पहले मेरे को उसका क्या नाम है, जॉन्डिस हुआ था, तो जॉन्डिस मेरा ठीक हो गया। जॉन्डिस भी काफी एक्सट्रीम था गया था, लेकिन तो अभी जब मैं देख तो सर्जरी भी हो चुकी है, तो सर्जरी में मैं डॉक्टर को पहले बताता हूँ आई पॉजिटिव, तो वो भी टेस्ट करते हैं फिर उनको लेकर प्रिकॉशंस के लिए, तो वो कहते हैं कि ये नॉन एक्टिव। तो मैं वैसे तो मेरी बॉडी में हीट ज्यादा रहती है, मेरे पैरों में हमेशा गर्म हीट ज्यादा निकलती रहती है, क्या उसी का रीजन है या कुछ और भी हो सकता है? जी आप जानना क्या चाह रहे हैं? मेरे बॉडी में अभी तो मेरा पॉजिटिव आया था, मैं अबाउट 40 इयर्स बैक, अभी मेरे को बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है, बॉडी में हीट ज्यादा रहती है। डॉक्टर सागनिक, क्या इससे कोरिलेशन हो सकता है? इनको अभी कोई और समस्या नहीं है, 20 इयर्स बैक पॉजिटिव आया था इनका टेस्ट, तो क्या जो बॉडी में हीट ये कह रहे हैं कि थोड़ी जलन सी या हीट ज़्यादा रहती है, इससे कोई इसका कोरिलेशन हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ा अनलाइकली है कि बॉडी हीट एक वैसे तो बहुत नॉन स्पेसिफिक सा सिम्टम है, ये बहुत सारे कारण की वजह से भी हो सकता है, बट अगर ये इनको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, आई वुड सजेस्ट कि ये कोई मेडिसिन के डॉक्टर को पहले दिखा लें कि पूरी तरीके से इनका एवेल्युएशन हो जाए, और हेपेटाइटिस रिलेटेड जो मार्कर्स हैं उनका अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन ये भी करा लें कि उसका अभी स्टेटस क्या है वो हमें पता लगे। जी डॉक्टर शिवसरीन, आपके लिए एक और प्रश्न था। सुरेश जी का भोपाल से प्रश्न है, सवाल उनका ये था कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आए, लेकिन जिस प्रकार टीबी में होता है कि अगर लेटेंट तरह से वो बैक्टीरिया कई वर्षों तक पड़े रहते हैं और जब व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होती है तब बीमारी का रूप लेते हैं, क्या हेपेटाइटिस में ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति पॉजिटिव हो लेकिन जीवन भर उसको कोई समस्या या लक्षण न आए? हेपेटाइटिस बी एक चोर की तरह रहता है और देखता है कि कब साहूकार सोया उसी समय वो बाहर चोर आके चोरी कर लेता है। कई बार चोरी ज़्यादा बड़ी होती है तो उस समय मरीज गुजर जाता है, चोरी छोटी होती है तो डॉक्टर के पास आता है, पर जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखी होती है उनका पैसा नहीं जाता। इंश्योरेंस वैक्सीनेशन से है, और अगर आपका लिवर अच्छा रहा है पूरे ज़िंदगी, जैसे 100 में से 90 लोगों के अंदर हेपेटाइटिस बी चोर की तरह छुपा रहता है, आता माँ से है जनरली जी। और बाद के अंदर, जैसा लाल साहब का अभी केस था, बहुत इम्पोर्टेंट केस है ये, कि आप बाद के अंदर जॉन्डिस हुआ, हो सकता है हेपेटाइटिस बी वापस सरफेस में वापस, जैसे वीरप्पन जंगल में है या सड़क पे आ गया, उसी हिसाब से वायरस जो है एक बार बाहर आता है, ये डेंजरस होता है। पर जो वायरस छुपा रहता है वो भी धीरे धीरे करके लिवर में स्कारिंग करता है। हो सकता है कि लिवर के अंदर वो सिरोसिस या लिवर कैंसर, इसकी 4 स्टेजेस जनरली होती हैं। पहला एसिम्प्टोमेटिक, कोई लक्षण नहीं। दूसरा, जिसके अंदर की ब्लड टेस्ट में खराबी आए और आपने ब्लड में पता लगाया कि वायरस है और एंजाइम्स ज़्यादा हैं, वो हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। थर्ड स्टेज आती है जिसके अंदर सिरोसिस, लिवर का फाइब्रोसिस, सूखना होता है। और फोर्थ लास्ट स्टेज है सिरोसिस। और जिनको सिरोसिस है हेपेटाइटिस बी से, उनमें लगभग 1% में साल के अंदर लिवर कैंसर का खतरा है। हेपेटाइटिस सी का भी यही माध्यम है कि उनके अंदर भी लिवर कैंसर का खतरा बराबर 2 से 3% तक कैंसर बन जाता है। अभी भी पूरे एशिया के अंदर हेपेटाइटिस बी कॉमन कॉज है लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस का। अब जैसे लाल साहब हैं, आपने 40 साल से अगर दवा नहीं ली है तो मेरा आपको सजेशन है कि डॉक्टर से पूछ के एक बार दवा शुरू करें, वायरस को दबाए रखें। हेपेटाइटिस बी में ज़रूरी है ये जानना कि आजकल पॉलिसी बदल रही हैं, हम लोग ट्रीट सेलेक्ट से ट्रीट ऑल की तरफ जा रहे हैं।
मतलब हर जो हेपेटाइटिस बी का व्यक्ति जिसमें संक्रमण है, उसको हम अगर दवा दे दें तो भाई उसका वायरस कम हो जाएगा। उसका जैसे HIV की पॉलिसी है कि आप HIV में HIV की दवाई दें, जी। चाहे वायरस निकले नहीं पर जिंदगी भर वो उससे बीमार नहीं होगा, एड्स नहीं होगी। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी में दवाई लें तो हो सकता है कि आपका सिरोसिस, लिवर कैंसर बच जाए। दूसरा, औरों को आप ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका है सोर्स कंटेनमेंट का, कि आपने सोर्स जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी है उन्हें ट्रीट कर दें, तो जिससे और बच्चों को सारों को वैक्सीनेट कर दें, तो मुझे लगता है कि हम एलिमिनेशन की तरफ जा सकते हैं। तो जी। आपके केस के अंदर हेपेटाइटिस बी के लिए ज़रूरी है कि आप, आपके परिवार वाले सारे ध्यान रखें। और हाँ, अगर लक्षण नहीं हैं और वो नहीं होने चाहिए, उससे पहले इलाज शुरू कर दें, तो आप भाग्यशाली रहेंगे। जी, और फिलहाल एक और कॉलर सौरभ गुप्ता जी कोलकाता से फोन लाइन पर। सौरभ जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार मैम, हम डॉक्टर मैम से जानना चाहते हैं, मेरे बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, वहाँ तो एक वैक्सीन लगा, बाकी वैक्सीन क्या हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा सकता हूँ? क्योंकि हमने कोविड में देखे थे कोविशील्ड, कोवैक्सीन अलग अलग ब्रांड के आते हैं, हेपेटाइटिस बी में भी ऐसा हो सकते हैं कि एक वैक्सीन ले सकते हैं, दूसरे ब्रांड के ले सकते हैं कि नहीं ले सकते बच्चे को? डॉक्टर सौम्या, तो आप ब्रांड के बारे में क्यों चिंतित हैं, मुझे समझ नहीं आया। इन्होंने कहा पहली वैक्सीन उन्होंने प्राइवेट सेटअप में क्योंकि डिलीवरी हुई थी वहां लगवाई है, अब शायद गवर्नमेंट सेटअप में स्विच करना चाहते हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, तो अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में स्विच करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के पास यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है हमारा, उसमें वैक्सीन उसके अंतर्गत आती है। तो आप अगर स्विच करते हैं तो जो गवर्नमेंट अप्रूव वैक्सीन है वो आपको मिल जाएगी। आपका सवाल था कि और ब्रांड्स अवेलेबल हैं कि नहीं, तो वो उसका आंसर है हाँ, हैं अवेलेबल। शायद ये जानना चाह रहे थे कि हो सकता है प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहाँ किसी और ब्रांड की वैक्सीन लगवाई गई हो, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? सो आइडियली तो सेम मैन्युफैक्चरर की सेम ब्रांड की होनी चाहिए वैक्सीन। ऐसा हम कहते हैं कि अगर आप 2 या 3 डोजेस जिन वैक्सीन्स की हैं या 4 डोजेस हैं उनमें सेम ब्रांड हो तो बेटर होता है। बट इवन गवर्नमेंट सेटअप में भी ये इंश्योर कर पाना कि सेम ब्रांड की वैक्सीन लग रही है थोड़ा मुश्किल है, हम भी नहीं कर पाते इंश्योर। तो अगर नहीं है पॉसिबिलिटी तो लगवाई जा सकती है। हाँ जी, तो बिल्कुल लगवाई जा सकती है। जब हमने लक्षणों की बात की तो जॉन्डिस या पीलिया एक बड़े लक्षण के रूप में सभी के सामने आता है। जब हेपेटाइटिस की बात आती है, बच्चों में जॉन्डिस बहुत ही कॉमन है, बचपन में भी, न्यूबॉर्न बच्चों में भी देखा जाता है और उसके बाद भी। कब कोई ये जाने कि ये जो जॉन्डिस है या पीलिया है ये सामान्य है या फिर इसका कारण हेपेटाइटिस तो नहीं, क्योंकि माता पिता काफी चिंतित होते हैं इसे लेकर। तो हम अगर एज ग्रुप, आपका सवाल था कि किस एज ग्रुप से हम क्या कारण सोचेंगे, तो अगर न्यूबॉर्न में होता है, नवजात शिशु में जॉन्डिस होता है, तो मैं ये कहूँगी लगभग 70% जो बच्चे जो सही टाइम पे पैदा होते हैं, पूरे टाइम पे पैदा होते हैं, उनमें जॉन्डिस हो सकता है। उसका कारण किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, उसका कारण है जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ज़्यादा टूटती हैं बच्चों में। जो लिवर है वो, अगर प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ है तो लिवर इमेच्योरिटी उसका रीज़न हो सकती है कि क्यों जॉन्डिस विजिबल है। तो उन बच्चों में मोस्टली अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्लियर होता है। तो हमारे पास डॉक्टर्स के पास चार्ट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या इस बिलिरुबिन वैल्यू के लिए उस बच्चे को फोटोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट की या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। राइट, वो डिसाइड हम करते हैं। तो विशेषज्ञ ये बता पाएंगे कि जो पीलिया है ये सामान्य पीलिया है या क्या कुछ कारण हो सकता है, तो विशेषज्ञ के संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। रविंद्र विज है चंडीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर। रविंद्र जी, समय बहुत कम है, सवाल बताएं, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी एज 70 ईयर्स है जी, और मैंने हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन उस वक्त जब ड्राइव चली थी नहीं लगवाया था, तो क्या मैं आज की डेट में वो लगवा सकता हूँ या अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? जी डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सागनिक एक वाक्य में, क्या अब लगवाया जा सकता है? 70 वर्ष की आयु है, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन तो वैसे कोई एज लिमिट है नहीं, तो आपका अगर इम्यूनाइजेशन इनकम्प्लीट रहा है आप बिल्कुल लगा सकते हैं। विथ रिगार्ड्स की हेपेटाइटिस बी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो एक तो जनरल मेजर में वैक्सीनेशन आता है। अगर आपके घर पे कोई ऐसा है जिनको हेपेटाइटिस बी हो, तो कॉमन घर के जो आइटम्स होते हैं जैसे नेल कटर, टूथब्रश, ये शेयरिंग अवॉइड कीजिए।
अदर दैन दैट हेपेटाइटिस बी मतलब अदर हेपेटाइटिस जो होते हैं हेपेटाइटिस ए जैसे हमने आज डिस्कस किया है कि क्लीन वाटर, हेल्दी फूड एंड प्रॉपर हाइजीन, यही तरीके हैं हेपेटाइटिस से बचने का। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ कुछ और जानकारी लेंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोया टीन का चोखा। MDH सोया टीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोया टीन असली प्रोटीन। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हेपेटाइटिस के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डॉक्टर साग्निक विश्वास, डॉक्टर सौम्या तिवारी। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर सरीन आपसे कि क्या हर पीलिया होने का मतलब है कि व्यक्ति को हेपेटाइटिस है? नो, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बाइल का फ्लो बंद हो जाए, जैसे कैंसर है गॉल ब्लैडर का या स्टोन हो, उससे भी पीलिया हो सकता है। पर कॉमनेस्ट और ड्रग्स के कारण बहुत कॉमन है, दवाइयाँ आप लें तो भी जॉन्डिस हो सकता है। राइट। डॉक्टर सौम्या, क्या सिर्फ फैमिली हिस्ट्री हो तभी हेपेटाइटिस की संभावना होती है बच्चे में? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हेपेटाइटिस के। बच्चे का खुद का इन्फेक्शन हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री हो तो हम जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीजेस सोचते हैं, बट कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं जिनसे बच्चे को हेपेटाइटिस हो जाए। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिससे हेपेटाइटिस हो जाए। राइट। डॉक्टर साग्निक, क्या हेपेटाइटिस रोग का इलाज संभव नहीं है? इज इट अनट्रीटेबल? नॉट एट ऑल। बहुत सारे हेपेटाइटिस हैं जो सेल्फ रिजॉल्विंग है, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, और बहुत सारे बाकी जो है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, दीज आर ऑल ट्रीटेबल। डॉक्टर सरीन, हेपेटाइटिस ए और ई के स्प्रेड होने का मुख्य कारण क्या होता है? दूषित भोजन और पानी और फैमिली के अंदर स्प्रेड। हाँ, आप बचना चाहें और फिर भी बाहर खाना चाहें तो याद रखें खाना गर्म हो। कोई भी ठंडी चीज़ बाहर की ना खाएं। हॉट फ्रेशली कुक्ड मेड फूड इज स्टिल सेफ, एंड वाटर प्लीज रिमेंबर हैज़ टू बी वेरी सेफ, पोर्टेबल ड्रिंकेबल वाटर। राइट। डॉक्टर सौम्या, क्या माँ से बच्चे में अगर ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, यानी बर्थ के समय, जन्म के समय बच्चे में हेपेटाइटिस नहीं आया, क्या स्तनपान के समय पर भी ये संक्रमण बच्चे में जा सकता है? तो ये बहुत अनसर्टन है। मोस्टली तो नहीं ट्रांसमिट होता, तो इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग इज सेफ इवन फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। राइट। डॉक्टर साग्निक, क्या हेपेटाइटिस बी और सी वाले संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, छींकने से, यदि उसको कोई मच्छर काट ले या उसके बर्तन या टॉवल या कपड़े प्रयोग करने से ये संक्रमण फैल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज़ नॉट एंड मतलब खांसने छींकने से यूजुअली एयरबोर्न इन्फेक्शंस जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, और यूजुअली जो आप बर्तन वगैरह यूज़ कर रहे हैं उससे स्प्रेड नहीं होता। बट जब कुछ पर्सनल आइटम्स आप यूज़ कर रहे हैं तो कॉशियस होना चाहिए और शेयर नहीं करना चाहिए, जैसे टूथब्रश या नेल कटर। राइट। डॉक्टर सरीन, क्या हेपेटाइटिस सी अगर व्यक्ति को एक बार हो जाए तो उसको दोबारा नहीं हो सकता, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है? हेपेटाइटिस ए में होती है, ई में थोड़ी बहुत होती है, सी के अंदर दोबारा हो सकता है क्योंकि इसके बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। एक और बात है, हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस सी जिसको हो जाए वो जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो जिन सारे लोगों का पिछले 20-30 साल में कोई सर्जरी हुई, खून चढ़ा
या ऑपरेशन हुआ उनका, वो अपना टेस्ट जरूर हेपेटाइटिस सी का कराएं और अगर पॉजिटिव हो तो ट्रीट कराएं। डॉक्टर सौम्या, बच्चों में वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है हेपेटाइटिस के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन तो हमारे यहाँ यूनिवर्सल प्रोग्राम में है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। हेपेटाइटिस ए के लिए आपको खुद पैसे खर्च करने होते हैं, बट सभी बच्चे जो 1 साल से बड़े हैं उनको हम 2 डोजेस हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की दे सकते हैं। जी, क्या हेपेटाइटिस सी की मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही सबसाइड हो जाता है? डॉक्टर सागनिक, साथ ही क्या संदेश आप हमारे व्यूअर्स को देंगे हेपेटाइटिस को लेकर? तो हेपेटाइटिस सी का मेडिसिन बिल्कुल ज़रूरी है, और ये अभी लास्ट 10 ईयर्स में जो नए मेडिसिन आए हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, और ये इसके साथ एक कंप्लीट क्योर अचीवेबल है जो 10 साल पहले शायद अचीवेबल नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको हेपेटाइटिस सी है और आपका आरएनए लेवल पॉजिटिव है कि आप मेडिसिन लें। जी, रिगार्डिंग द मैसेज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस वायरस जो है 5 मेनली होते हैं, A to E, बट हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए के लिए है अवेयरनेस, कि ये अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में बहुत कम है कि ये बहुत इजीली प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, और जो चीज़ आप प्रिवेंट कर सकते हैं आप उसको ट्रीट क्यों करना चाहेंगे। राइट। बी इज़ फॉर बेटर हाइजीन, बेटर वैक्सीनेशन। सी इज़ बीइंग कॉशियस कि आप ड्रिंकिंग वाटर क्या ले रहे हैं। डी इज़ योर ड्रग्स, अगर आपका ट्रीटेबल है प्लीज़ टेक योर ड्रग्स एवरी डे, एंड ई वुड बी एवरी डे कि हमें ये रोज़ फॉलो करना है फॉर प्रिवेंशन। राइट। डॉक्टर सौम्या, आपका संदेश क्या रहेगा? बच्चों को लेकर माता पिता चिंतित रहते हैं, लेकिन सतर्क रहने की कितनी आवश्यकता है जिससे हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचाव हो सके? तो सतर्कता के लिए सबसे ज़रूरी है, जब माँ गर्भवती हो तो उनको हॉस्पिटल में ले जाएं, एंटीनेटल चेकअप्स कराएं और डिलीवरी वहाँ कराएं, ताकि वैक्सीनेशन भी बच्चे का इंश्योर हो पाए। हर बच्चे को वैक्सीन दें, हेपेटाइटिस बी के लिए तो दें ही, हेपेटाइटिस ए के लिए भी ज़रूरी है, स्पेशली जो हाई रिस्क हैं। दूसरा ये है कि हाइजीन, जैसा डॉक्टर ने कहा, हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड खाना और पानी रखते हैं तो आप हेपेटाइटिस से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर सरीन, क्या कहना चाहेंगे? एक ईमेल था, हम चाहेंगे एक वाक्य में या सिर्फ आधे वाक्य में उसका जवाब दे दें। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है, क्या वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकता है? संक्रमण दूर हो जाएगा? साथ ही हमारे सभी व्यूअर्स के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? हेपेटाइटिस बी वाला लिवर भी डोनेट कर सकता है, जनरली जिनको हेपेटाइटिस बी है उन्हें। पर अभी नई गाइडलाइंस आई हैं ILTS की, कि उसमें उन्होंने कहा है कि वो हेपेटाइटिस बी वाला किसी को भी अपना लिवर दे सकता है, और उसमें हम दवा शुरू कर सकते हैं कि वो बचा रहे। मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस हारेगा और भारत जीतेगा, और इसके लिए 2 मेन चीज़ें हैं। एक, अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे आप चला रहे हैं, लोगों को पता लगे, और हाँ, हेपेटाइटिस बी वालों में सोर्स कंटेनमेंट, जो इन्फेक्टेड हैं उन्हें ट्रीट करें, और जो न्यूबॉर्न हैं या एडल्ट्स हैं वो बचे रहें। और हाँ, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे शपथ लें कि जो आज आपने सुना है 10 और लोगों को सुनाएंगे, समझाएंगे, और उन लोगों को जिनको हेपेटाइटिस बी है, पीपल लिविंग विथ हेपेटाइटिस, उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे, अपने बराबर समझेंगे, समाज में उन्हें जोड़ेंगे, और ऐसी महिलाओं को जिनको हेपेटाइटिस बी है घर से नहीं निकालें, बहुत कॉमन है, नौकरी दें और सबको बराबर इज्जत दें। जी, बहुत महत्वपूर्ण। अपना नजर बदलिए तो नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा। सोच बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए, तभी हेपेटाइटिस के खिलाफ हम जंग को जीत पाएंगे। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डॉक्टर सागनिक बिस्वास, डॉक्टर सौम्या तिवारी। विशेषज्ञों ने विस्तार से आज बताया है कि किस तरह से हेपेटाइटिस से बचाव हो सकता है। यदि हेपेटाइटिस हो गया है तो आवश्यक है कि उसे लेकर सतर्क रहें, यानी जटिलताओं को होने से रोका जा सके और सही इलाज लें। बचपन से जब हम शुरुआत करते हैं कुछ सीखने की, तो ABCDE सीखते हैं, यानी अक्षर सीखते हैं। विशेषज्ञों ने आज बताया कि हेपेटाइटिस में भी ABCDE का बहुत महत्व है। इसी बात को आगे ले जाना चाहेंगे। यदि आप हेपेटाइटिस से बचना चाहते हैं तो हेपेटाइटिस के प्रति ABCD सीखिए, तो E खुद ही दूर हो जाएगा। Always be cautious about the disease and educate everyone. इस ABCDE का यदि आप पालन करते हैं तो हेपेटाइटिस ही नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों से आप बचाव भी कर पाएंगे और उनके संक्रमण को फैलने से रोक पाएंगे। अपने
सेहत को लेकर सतर्क रहिए, जागरूक बनिए। सतर्कता और जागरूकता का ये सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। आज बहुत सारे ईमेल्स आए हैं जिनका जवाब हमारे विशेषज्ञ कार्यक्रम में नहीं दे पाए। वो प्रश्न हम कार्यक्रम के बाद विशेषज्ञ तक पहुंचाएंगे, जिससे जवाब आपके पास पहुंचे। टोटल हेल्थ देखने के लिए धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।